A very warm welcome to all my students. So today we are going to discuss autoimmunity. Okay, तो autoimmunity क्या होता है वो हम आज देखेंगे. Okay, so autoimmunity क्या होता है? Autoimmunity Autoimmunity is a condition in which structural and functional damage is produced by the action of antibodies or immunocompetent cell against one or more normal components, that is self antigen of the antibody of the body. Okay, तो ऑटोइम्यूनिटी वो कंडीशन है जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है, तो एंटीबॉडीज कुछ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डैमेज कराता है. ठीक है, या हम ऐसे बोलेंगे जो इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स हैं, तो अगेंस्ट किसके? वन आर नॉट नॉर्मल कंपोनेंट्स. ठीक है, ना कि कोई फॉरेन एंटीजेंस के लिए, बल्कि जो सेल्फ एंटीजेंस है उसके लिए. अगर हमारे एंटीबॉडीज रिएक्ट करते हैं सेल्फ एंटीजेंस को, जो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स के एंटीजेंस हैं या खुद के सेल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी रिएक्ट करती है और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज प्रोड्यूस करती है बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी. ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यूनिटी मीन्स दैट इज सिक्योरिटी. ठीक है, जब हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं या हमारे बॉडी के सेल के ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं. तो ऑटो इम्यूनिटी लिटरली मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ. तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स खुद के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं. उसका अगर हम लिटरल मीनिंग लेंगे तो, बट इट एक्चुअली एम्प्लाइज इंजरी टू सेल्फ एंड देयरफॉर इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज कंट्राडिक्शन इन टर्म्स. तो ऑटो इम्यूनिटी में होता है क्या? हमारे खुद के सेल्स ही इंज्योर हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे खुद के सेल्स इंज्योर होना मीन्स हमें प्रोटेक्शन थोड़ी ना मिल रही है. ठीक, तो इसीलिए ये जो टर्म है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है. ठीक है, तो लिटरल मीनिंग देखें तो ऑटोइम्यूनिटी मीन्स सेल्फ प्रोटेक्शन, बट सेल्फ प्रोटेक्शन होता नहीं है, बल्कि खुद के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे और हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे वो. सो द टर्म ऑटो एलर्जी हैज बीन सजेस्टेड एज एन एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव. तो ऑटोइम्यूनिटी के जगह पे अभी जो टर्म यूज किया जाता है ज्यादातर, वो ऑटो एलर्जी हम एक टर्म रख सकते हैं, जहाँ पे हमारे एंटीबॉडीज हमारे सेल्स के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी शो करता है और हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे सेल्स को डैमेज करता है. ओके, तो ये एक एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव टर्म है जो हम यूज कर सकते हैं. बट द टर्म ऑटो इम्यूनिटी हैज द सैंक्शन ऑफ वाइड यूसेज. तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? ऑटो इम्यूनिटी जो टर्म है वो यूज करते हैं जब कोई एंटीबॉडी हमारे सेल के अगेंस्ट ही रिएक्शन करता है. ओके, तो ऑटो इम्यूनिटी को जानने से पहले हम एक सेल्फ टॉलरेंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. तो सेल्फ टॉलरेंस क्या होता है? सो टॉलरेंस इज द फेलियर टू रिस्पॉन्ड इन एन एग्रेसिव वे अगेंस्ट एन एपिटोप रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम. टॉलरेंस किसको बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम एक एपिटोप के अगेंस्ट एग्रेसिव वे में रिस्पॉन्ड ना करे, जब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं. लाइक आपके फ्रेंड्स के और आपके बीच में झगड़ा हो गया, तो आपका फ्रेंड आपको बहुत कुछ बोल रहा है आपको, ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं. ठीक है, तो या तो आप उसके साथ झगड़ा करोगे, उसके बातों पे रिएक्ट करोगे, या आप क्या करोगे? उसको कोई रिएक्शन नहीं दोगे. ठीक है, जब आप रिएक्शन नहीं दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस. आप उसकी बातों को टॉलरेट कर रहे हो. अगर आप उसको रिएक्ट करोगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि आप उसको रिएक्ट करें, यू कैन नॉट टॉलरेटिंग हिज वर्ड्स. ठीक है, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो. ओके, तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर हमारी इम्यून सिस्टम कुछ एपिटोप्स को टॉलरेट कर रही है तो उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं. ठीक है, और अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन टॉलरेंस. ओके, तो यहाँ पे हमने वर्ड दिया है सेल्फ टॉलरेंस. इसका मतलब ये है कि जो हमारे सेल्स है, खुद के सेल्स है, उसके अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंटीजन वो शो कर रहा है, हमारा सेल्स ही है, ये एक एंटीजन शो कर रहा है, और हमारे सेल्स वहां पे आ गए, एंटीबॉडीज वहां पे आ गए, यहाँ पे आ गए,
बट वो उसको इतना भाव नहीं दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ये एंटीजन है, हम उसको भाव नहीं देंगे, तो उसके अगेंस्ट कोई वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ टॉलरेंस। ओके, सो ऑटो, इन अदर वर्ड्स हम ऐसे बोल सकते हैं टॉलरेंस को, इज द स्टेट ऑफ लिम्फोसाइट अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द एंटीजन। तो यहाँ पे कोई एंटीजन है, ये हमारा सेल है, तो अगर हमारा लिम्फोसाइट्स है, चाहे वो बी सेल्स हो या टी सेल्स हो या बी सेल्स हो, अगर वो इस एंटीजन को कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ टॉलरेंस। तो मेनली अगर हमारे सेल के केसेस में हमारे जो इम्यून सेल्स है, हमारे सेल्स को टॉलरेट करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमारे सेल्स के अगेंस्ट या सेल के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे, सेल्स के हमारे ऑटो सेल्स के ऊपर अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो इम्यून सिस्टम है या जो एंटीबॉडीज है या जो बी सेल्स है या टी सेल्स है, वो उसको रिएक्ट नहीं करता, उसको इग्नोर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ टॉलरेंस। क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ टॉलरेंस। ओके, सो ऑटो इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ सेल टॉलरेंस। तो जो ये ऑटो इम्यूनिटी है वो कब प्रोड्यूस होगी, जब ये सेल्फ टॉलरेंस है वो लॉस हो जाएगा। ओके, तो अभी आप अपने फ्रेंड के साथ इतने क्लोज क्लोज में हो, आप उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करते हो, बट कभी कभार क्या हो जाता है, आपका फ्रेंड कुछ एक्स्ट्रा ही बोल देता है, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है कुछ बातें, तो आप हमेशा उसको टॉलरेट कर रहे हो, बट कभी कभार वो कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल देता है जिससे आपको वो टॉलरेट नहीं होता, आप रिएक्ट करते दे देते हो, ठीक है, उस टाइम पे आप रिएक्ट करोगे, आप उसके साथ झगड़ा करोगे, तो वही झगड़ा क्या है, दैट इज सेल्फ लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। तो वैसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारे एंटीबॉडीज है या जो हमारे बी सेल है, टी सेल है, तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली जो भी एंटीजेंस है, सेल्फ एंटीजेंस, हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ एंटीजेंस, उसको उसके अगेंस्ट अनरिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हैं, ठीक है, जो सेल्फ एंटीजन है, जो हमारे सेल के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट हो गए, उसको वो पावर नहीं देते हैं। बट कभी कभार क्या हो जाता है, जो ये सेल्फ टॉलरेंस है वो लॉस हो जाता है, एंड दे रिएक्ट टू द एंटीजन, जो सेल्फ एंटीजन है उसको वो रिएक्ट कर देते हैं, और उनके साथ वो रिएक्शन शो करता है। सो ऑटोइम्यूनिटी कब होता है, जब सेल्फ टॉलरेंस लॉस हो जाएगा थ्रू द फेलियर टू इनएक्टिवेट टू इनएक्टिवेट मेनली किसको, ठीक है, इनएक्टिवेट टू एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव सेल्स, ठीक है। तो सेल्फ टॉलरेंस जब लॉस हो जाएगा हमारे बॉडी में से, तो क्या होता है, जब सेल्फ टॉलरेंस लॉस हो जाएगा, सो लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस थ्रू द फेलियर, ठीक है, कैसे फेलियर, टू इनएक्टिवेट और एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव सेल्स, जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स है, जब उनको एलिमिनेट नहीं कर पाता है हमारा इम्यून सिस्टम, ये जो हमारी बॉडी, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ओके, या तो सिर्फ दो रीजन है ऑटो इम्यूनिटी होने के, ठीक है, तो जो पहला रीजन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, तो जो फर्स्ट रीजन है लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, ठीक है, तो जो सेल्फ टॉलरेंस है, जो अपने सेल्स को टॉलरेट कर रहा है, अपने सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी या हमारा इम्यून सिस्टम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं। जब वो लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा, तो लॉस हो गया तो क्या होगा, ये हमारे खुद के सेल्स भी होंगे, तब भी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज इसके साथ रिएक्शन करेगा। ओके, नॉर्मली वो रिएक्शन नहीं करता है, बट जब सेल्फ टॉलरेंस लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिर दूसरा रीजन है दैट इज इलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव सेल्स। तो कुछ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स रहते हैं, सेल्फ रिएक्टिव सेल्स, जब वो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स वो एलिमिनेट नहीं हो गए, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, तो उस टाइम पे ये ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। ये दो रीजन है जिससे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है हमारे बॉडी में। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऑटो इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम ए लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस थ्रू द फेलियर टू इनएक्टिवेट और एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव सेल्स। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब भी
आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज या टी सेल प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, लिम्फोसाइट्स में, या जो भी प्राइमरी इम्यून ऑर्गन्स है। तो उस टाइम पे जो अपने सेल्स के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, चाहे वो बी सेल्स हो, चाहे वो बी सेल्स हो, चाहे वो सी सेल्स हो, उनको पहले ही क्या कर दिया जाता है, उनको पहले ही इनएक्टिवेट किया जाता है या उनको इलिमिनेट किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम में से, ठीक है। तो जब ये एलिमिनेट नहीं हो पाते हमारे सिस्टम में से, या जब वो डिलीट नहीं हो पाते हमारे सिस्टम में से, तो वो जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स है, चाहे वो बी सेल्स हो, चाहे वो सी सेल्स हो, जो हमारे सेल्स को ही क्या करता है, रिएक्शन करता है, हमारे सेल्स के अगेंस्ट ही वो रिएक्शन शो करता है, तो वहां पे वो इलिमिनेट नहीं हो पाते हैं। और ये जो टी सेल्स और बी सेल्स है, दे रिएक्ट विथ आवर ओन सेल्स, ठीक है, दे रिएक्ट विथ आवर ओन सेल्स, रिएक्ट विथ आवर ओन सेल्स, हमारे खुद के सेल्स के साथ वो रिएक्शन शो करते हैं। जैसे जिसको हम आस्तीन का साम भी बोल सकते हैं, ठीक है, हमने उसको खिलाया पिलाया, और वो हमारे सेल्स के ही अगेंस्ट या हमारे खिलाफ ही क्या कर रहा है, साजिश बना रहा है, ठीक है। तो वैसे ही भी वैसे सेल्स पहले हम देखो, अगर कोई आपको पता होगा कि ये बंदा हमारे साथ झगड़ा करता रहेगा, तो हम उसको अपने ग्रुप में नहीं लेते हैं। ओके, वी डू नॉट इंक्लूड दैट पर्सन इन अवर ग्रुप। बट अगर आपको पता होने के बावजूद भी आप उसको इंक्लूड करोगे आपके ग्रुप में, तो कभी ना कभी वो जो बंदे हैं जिसको आपने इंक्लूड किया आपके ग्रुप में, तो वो कभी ना कभी आपके साथ झगड़ा करेंगे, आपके ग्रुप में फूट डालने की कोशिश करेगा, वो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। जब वो रिएक्शन करेगा, जो वो आपके खिलाफ ही कुछ आवाज उठाएगा या आपको ही बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो आप उसको रिएक्ट तो आपको करना ही है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेल्फ टॉलरेंस। तो जब वो सेल्फ टॉलरेंस लॉस हो जाएगा, तो जो ऑटोइम्यूनिटी वो डेवलप हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद दूसरा है सेंट्रल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस क्या होता है? सेंट्रल टॉलरेंस ऑकर्स इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में मेनली क्या होता है, ये सेंट्रल टॉलरेंस होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज द बोन मेरो एंड द थाइमस। ओके, ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ बी एंड टी सेल्स। तो बी सेल्स और टी सेल्स जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है किसमें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, चाहे वो बोन मेरो हो या थाइमस हो, उस टाइम पे जो सेंट्रल टॉलरेंस है वो ऑकर होता है। ओके, उसके बाद है पेरिफेरल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम मैकेनिज्म दैट इनएक्टिवेट और एलिमिनेट टी एंड बी सेल दैट आर इन सर्कुलेशन। तो पेरिफेरल में जो टी सेल्स है और बी सेल्स है, जो रिएक्टिव टी सेल्स और बी सेल्स है, उनको इनएक्टिवेट किया जाता है कहाँ से, हमारे सर्कुलेशन में से। ओके, तो ये जो सेंटेंस है मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं, लाइक ये है, फॉर एग्जांपल ये लिम्फाइड ऑर्गन्स है, जो टी सेल्स हैं और जो बी सेल्स हैं, वो कहाँ पे डेवलप होते हैं? अगर हम टी सेल्स की बात करेंगे, तो वो बी सेल्स होता है लिम्फाइड ऑर्गन्स में इनका डेवलपमेंट। और लिम्फाइड ऑर्गन्स जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोन मेरो। ओके, तो बोन मेरो में डेवलप होते हैं, बोन मेरो। और अगर हम बात करेंगे टी सेल्स की, तो दे आर डेवलप इन द थाइमस। तो इन दो जगहों पे क्या होता है, इन दो जगहों पे थाइमस और जो बी बोन मेरो है, तो देखो एक तो नॉर्मल टी सेल्स फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म होंगे, नॉर्मल टी सेल्स फॉर्म होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, पहले मैं टी सेल्स का बोल देता हूँ, ये दिस इज द थाइमस। तो आपको पता है टी सेल्स का क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा, ये दीज आर द टी सेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ अलग कलर में टी सेल्स बनाऊंगा। एक को मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, दीज आर द टी सेल्स। और एक को मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कलर में, दैट इज अ ग्रीन कलर। तो ये सब है क्या है, ये सब टी सेल्स है। बट डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दो सेल्स कलर के दिखाए हैं, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो जो ये ग्रीन कलर है, दे आर नॉर्मल टी सेल्स। नॉर्मल टी सेल्स मीन्स दे, जब ये टी सेल्स है वो हमारे सेल्फ एंटीजन के साथ या हमारे खुद के सेल्स के साथ
दे शो वेरी लो रिएक्शन, ठीक है। जो हमारे सेल्स हैं उनके साथ वो बहुत ही कम इंटरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा दिख रहा है, दैट इज द रेड कलर वाला। ये जो सेल्स हैं दे शो हाई रिएक्शन विथ आवर ओन सेल्स, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे हमारा जो थाइमस है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी सिस्टम है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इस टी सेल्स को इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो हमारे सेल्स के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो वो उसको क्या करता है, उनको डिलीट कर देता है, या हम उसको बोलेंगे इलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे सर्कुलेशन में सिर्फ वो सेल्स आएंगे जो हमारे सेल्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसको क्लोनल सिलेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही सेल का सिलेक्शन होगा विच डू नॉट शो रिएक्शन या विच शो वेरी लो रिएक्शन विद आवर ओन सेल्स। तो ये सेल्स सेलेक्ट होंगे और ये जो रेड कलर के दे आर रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो ग्रीन कलर है जो हमारे सेल्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रहा है तो वो बच जाते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेंट्रल टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टॉलरेंस। तो वैसे ही बी सेल का भी सिलेक्शन होता है, जो हाइपर रिएक्टिव बी सेल्स है, जो हमारे खुद के सेल्स के साथ रिएक्शन दिखा रहा है तो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और वो सेल्स जो हमारे सेल्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रहा है तो वो उनको सेलेक्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल टॉलरेंस। तो सेंट्रल टॉलरेंस एक रीजन है, ओके, किसके लिए? हमारे एक प्रॉपर इम्यूनिटी मेंटेन होने के लिए। और दूसरा है पेरिफेरल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस किसको बोलेंगे? पेरिफेरल टॉलरेंस बोलेंगे जब ये बी सेल्स और टी सेल्स जब सर्कुलेशन में आ गए, ठीक है, अब इनका सिलेक्शन हो गया, ये बी सेल्स है, ये टी सेल्स है, ठीक है। तो ये हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। सर्कुलेशन में प्रेजेंट होने के बाद ये पहले नॉर्मल थे, बट बाद में ये रिएक्टिव हो गए हमारे खुद के सेल्स के लिए। पहले तो उन्होंने, वैसे दोस्त होते हैं जो आपके सामने बहुत ही अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये हमारे ग्रुप में, या ये लड़की हमारे ग्रुप में रह सकती है। फिर बाद में धीरे धीरे जब उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका जो चालो चलन है वो आपको अलग ही दिखेगा, ठीक है। तो वो रिएक्शन नॉन रिएक्टिव से रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वो हमारे खुद के सेल्स के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। हमारे खुद के सेल्स के एंटीजन को एज ए फॉरेन एंटीजन या एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सेल्स है उनको एलिमिनेट किया जाता है सर्कुलेशन में से। तो कुछ प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू इनको एलिमिनेट किया जाता है सर्कुलेशन में आने के बाद। फिर आपको पता चला कि ये तो बहुत ही बदमाश है, तो आप उनको निकाल दोगे, तो दैट इज पेरिफेरल टॉलरेंस। तो सेंट्रल टॉलरेंस किसको बोलेंगे? जब आपको पता है आपके ग्रुप में जो लड़का, आप जिस लड़का या जिस लड़की को आप एंट्री दे रहे हो कि वो बहुत ही बदमाश है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये बहुत ही बदमाश है, तब भी आप उसको आने दे रहे हो, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं, आपको पता है कि ये लड़का बहुत ही बदमाश है ग्रुप का, तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये लड़का बदमाश है तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम इसको अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ये लड़का बहुत बदमाश है, हमने बहुत सारे लोगों से सुना है। तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को अपने ग्रुप में से उसको या अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं कराओगे, ठीक है, या उसको आप बाहर निकाल दोगे। दैट इज सेल्फ टॉलरेंस। जब आप दोस्ती कर रहे हो किसी बंदे के साथ तो आपको पहले पता है ये लड़का अच्छा नहीं है, तो आप उसको पहले ही निकाल दो, नहीं नहीं हमें इसके साथ दोस्ती नहीं करूंगा, तो दैट इज सेंट्रल टॉलरेंस। तो पहले, अब जो पेरिफेरल टॉलरेंस है वो क्या है, आपको पहले उसने बहुत ही अच्छा बिहेवियर दिखाया, ठीक है, और बहुत से लोगों से आपने सुना कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, तो आपने बोला कि ठीक है इसको हम अपने ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे ग्रुप में आ सकता है। ग्रुप में आने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये लड़का अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करने के बाद आप उसको ग्रुप में से निकाल दोगे, नहीं नहीं हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है, आप अपने रास्ते चुन के जा सकते हो, ठीक है, हमको आपके साथ नहीं बैठना है। तो दैट इज पेरिफेरल टॉलरेंस, ठीक है। ग्रुप में आने के बाद जब आप निकाल दे रहे हो दैट इज पेरिफेरल टॉलरेंस, और ग्रुप में आने से पहले आप उसको आने नहीं दे रहे हो तो दैट इज सेंट्रल टॉलरेंस। वैसे ही जो बी सेल और टी सेल जो पहले बहुत रिएक्टिव है हमारे खुद के सेल्स के अगेंस्ट, तो उसको हम पहले निकाल देते हैं,
किसमें, हमारे जो लिम्फाइड ऑर्गन्स है बोन मेरो या थाइमस में, पहले ही उसको बोलते हैं सेंट्रल टॉलरेंस। और बाद में जब वो तो आ गए, सर्कुलेशन में आ गए, ठीक है, वो पहले उनको निकाला नहीं गया, फिर वो थाइमस और लिम्फाइड ऑर्गन में इनका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद वो सब ब्लड सर्कुलेशन में चले गए। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद आपको पता चला कि ये, हाँ, ये तो बहुत ही बदमाशी कर रहे हैं, ये हमारे खुद के सेल्स के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो जब उसको आप ब्लड सर्कुलेशन में से निकाल दोगे मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे उस सेल को, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। ठीक है, तो जो ऑटो इम्यूनिटी है, ये सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस के लॉस होने की वजह से होता है। किसकी वजह से? लॉस ऑफ द लॉस ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस एंड पेरिफेरल टॉलरेंस। अगर सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस लॉस हो जाएगा तो ऑटो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएगी बॉडी में। ओके, जब आप उसको इंक्लूड करोगे पहले भी, आपको पता होने के बावजूद भी, और उसके बाद बाद में आपके ग्रुप में आने के बाद भी वो बहुत बदमाशी कर रहे, तब भी आप उसको नहीं निकाल रहे हो, तो आपके दोस्त, आपके जो दूसरे दोस्त है उनके बीच में वो लड़ाई करवाएगा, तो वहां पे रिएक्शन होना ही होना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ओके, अब ये जो मैकेनिज्म है जो सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन करके रखता है, वो कौन सा मैकेनिज्म है? ठीक है, अभी हमने कहा कि जब सेल्फ टॉलरेंस लॉस हो जाएगा तभी ऑटोमिनिटी होगी। ठीक है, लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। ओके, जब लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस हो जाएगा तब आपको ऑटो इम्यूनिटी आपके बॉडी में देखने को मिलेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो बॉडी है वो सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन करके रखती है, मेंटेन सेल्फ टॉलरेंस। तो जैसे ही सेल्फ टॉलरेंस लॉस हो गया, आपके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी होगी। अगर ये मेंटेन रहा तो आपके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो देयर आर मेनी मैकेनिज्म, तो हम मैकेनिज्म देखेंगे। देयर आर मेनी मैकेनिज्म फॉर इंक्लूड इंड्यूसिंग बी एन टी सेल्फ टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजन एंड। ठीक है, तो खुद के एंटीजन के अगेंस्ट, हमारे खुद के सेल्स के एंटीजन के अगेंस्ट सेल्फ टॉलरेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ मैकेनिज्म है। ठीक है, तो उस मैकेनिज्म में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज एनर्जी, दूसरा है डिलीशन, चौथा है, तीसरा है रिसेप्टर एडिटिंग, एंड चौथा है टी सेल सप्रेशन। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए हम बी सेल्स और टी सेल्स को क्या कर सकते हैं, उनको रेगुलराइज कर सकते हैं, या उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारे खुद के एंटीजन के अगेंस्ट जो टॉलरेंस है उसको बनाए रखे, और टॉलरेंस को वो लॉस ना कर जाए, या जो सेल्फ टॉलरेंस है उसको लॉस ना कर जाए। ठीक है, अगर बी सेल और टी सेल हमारे एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है, या उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, तब आपको ऑटो इम्यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर बी सेल और टी सेल ने अपना जो टॉलरेंस है वो खो लिया, तो टॉलरेंस खोने से क्या होगा? टॉलरेंस खोलने से ये हमारे खुद के एंटीजेंस के अगेंस्ट वो रिएक्शन दिखाएगा, और ऑटो इम्यूनिटी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सेल्फ टॉलरेंस है जो ये मेंटेन रहता है, वो कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू रहता है, जिसमें आता है एनर्जी। तो एनर्जी में क्या होता है? इनएक्टिवेशन होता है किसका? बी और टी सेल्स का, विच आर रिएक्टिव टू आवर सेल्फ एंटीजन। देन उसके बाद डिलीशन, अगर कोई टी सेल या बी सेल रिएक्टिव होगा तो उसको हमारे बॉडी में से डिलीट किया जाता है। देन रिसेप्टर एडिटिंग, ठीक है, क्योंकि जो ये रिएक्शन दिखता है तो वो रिसेप्टर्स के थ्रू ही ये रिएक्शन होता है, तो रिसेप्टर्स को हम क्या करेंगे? एडिट कर देंगे। तो ऐसा एक मैकेनिज्म है। चौथा है टी सेल सप्रेशन। ठीक है, तो कुछ टी सेल्स हैं, अगर वो रिएक्टिव हो गए, या अगर हमारे वो कंट्रोल में नहीं रहा, या हमारे सेल्स को वो एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है हमारे खुद के सेल्स के साथ, तो उस टाइम पे हम उन टी सेल्स को क्या करते हैं? उन टी सेल्स को सप्रेस कर देते हैं। ओके, देयर आर सम टी सेल सप्रेसर विच सप्रेस द टी सेल्स। तो ये जो कुछ प्रोसेस है, एनर्जी, डिलीशन, रिसेप्टर एडिटिंग एंड टी सेल सेपरेशन, वो ये जो है वो क्या करता है? हमारे सेल्फ टॉलरेंस को बनाए रखता है। ओके, तो टॉलरेंस कैन बी इंड्यूस्ड इन बोथ बोथ इमेच्योर एंड मैच्योर लिम्फोसाइट। तो जो टॉलरेंस है
वो इंड्यूस किया जा सकता है किसमें, बोथ इमेच्योर और मैच्योर लिम्फोसाइट्स में, जो ऑलरेडी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में है, ठीक है, जैसे कि बी सेल्स की बात करेंगे तो बोन मेरो में, ठीक है, या टी सेल्स की बात करेंगे जो भी बोन मेरो में, तो उनका मैच्योरेशन, बी सेल्स का मैच्योरेशन लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है और टी सेल्स का मैच्योरेशन थाइमस में होता है। तो मैच्योरेशन के टाइम पे भी हम उनको इंड्यूस कर सकते हैं, उनकी टॉलरेंस को, और बिफोर मैच्योरेशन भी हम, या जब वो इमेच्योर कंडीशन में होते हैं तब भी हम उसको उनकी जो टॉलरेंस है उनको इंड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, देखो, फंक्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल। जब फंक्शनल इनएक्टिवेशन कराते हैं, जैसे कि बी सेल का फंक्शन क्या है, वो इम्यून सेल्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाता है। अगर हम बी सेल्स के फंक्शंस को इनएक्टिवेट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सेल्स कैसे होता है, तो एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ बी सेल्स या इनएक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स ऑकर्स when navy lymphocytes bind via their B cell receptor और T cell receptor, ठीक है। तो ये कब एक्टिवेट होगा, जब बी सेल और जो टी सेल्स है जो अभी अभी बने हैं नेवी, तो वो जब बाइंड होते हैं अपने बी सेल रिसेप्टर के साथ जो बी सेल्स के ऊपर होते हैं, और टी सेल रिसेप्टर के साथ जो टी सेल्स के ऊपर होता है, ओके, बट fail to receive the second signal provided by the T cells for B cells and antigen presenting cells for T cells, okay। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी मींस फंक्शनल इनएक्टिवेशन। कैसे इनएक्टिवेशन होगा, जब बी सेल्स और टी सेल्स से उनका इनएक्टिवेशन हम कराएंगे कैसे, जब नेवी बी सेल से या नेवी लिम्फोसाइट से वो बाइंड होते हैं अपने बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर के साथ फर्स्ट सिग्नल के साथ, ठीक है। बट उनको दूसरा सिग्नल भी इंपॉर्टेंट है ताकि उनका एक्टिवेशन हो जाए। तब हम दूसरा जब सिग्नल उनको नहीं देंगे, जब ये दूसरा सिग्नल वो रिसीव करने में फेल हो जाएंगे, तो दूसरा सिग्नल जो प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, एक है बी सेल्स के लिए टी सेल प्रोवाइड करता है और टी सेल्स के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोवाइड करता है। जब ये दोनों सेकंड सिग्नल जो उनको नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे ये जो एनर्जी है दैट इज द फंक्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल्स वहां पे देखने को मिलता है। तो पहला सिग्नल तो है जिसने उनको बी सेल और टी सेल के साथ बाइंड हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है जब यही जो बी सेल और टी सेल रिसेप्टर से ये बाइंड होंगे, बी सेल रिसेप्टर टी सेल के साथ बाइंड होंगे और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बाइंड होगा टी सेल रिसेप्टर के साथ। तो जब ये सेकंड सिग्नल वहां पे उनको मिलेगा तभी वो एक्टिवेट हो जाता है। जब सेकंड सिग्नल उनको नहीं मिलेगा तो दे डू नॉट एक्टिवेट, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ओके। तो जो ये सेकंड सिग्नल है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सेकंड फॉर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब सेकंड सिग्नल ही नहीं होगा तो बी सेल और टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ओके। एंड दूसरा है सप्रेसर टी सेल्स। कुछ सप्रेसर टी सेल्स हैं विच इनहिबिट रिस्पॉन्सेज बाय अदर इम्यून सेल्स। तो कुछ सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं बाय सम अदर इम्यून सेल्स उसको सप्रेस करता है या उसको इनहिबिट करता है, ओके। ये एक दूसरा प्रोसेस है। पहला प्रोसेस हमने देखा कौन सा, एनर्जी था। दूसरा प्रोसेस था सप्रेसिंग, जो सप्रेसर टी सेल्स है वो बहुत सारे इम्यून सेल्स को सप्रेस कर देता है, उनके रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है या इनिबिट कर देता है। उसके बाद जो तीसरा है दैट इज रिसेप्टर एडिटिंग। तो रिसेप्टर एडिटिंग क्या होता है, रिसेप्टर एडिटिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय अ रीअरेंज इम्यूनोग्लोबिन variable H or L chain genes undergoes a secondary rearrangement such that an upstream V region replaces it, thereby altering the receptor specificity। तो आपको पता है इम्यून सेल्स में, अगर हम इम्यून सेल्स की बात करेंगे या एंटीबॉडीज की बात करेंगे, तो एंटीबॉडीज में क्या होता है, एंटीबॉडीज में एक लाइट चेन होता है, ठीक है, इस तरीके से ये है लाइट चेन, और आपको पता है दिस इज द हेवी चेन, ये हेवी चेन है, और यहाँ पे एक लाइट चेन होता है। और आपको पता है यहाँ पे जो ये रीजन है, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है जिसको हम फैब रीजन बोलते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, एफसी रीजन, दैट इज फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन, ठीक है, फ्रेगमेंट एंटीबॉडी फैब एंड एफसी रीजन, ओके। तो ये जो रीजन है ये कौन बनाता है, मेनली जो वेरिएबल रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स रीजन देते हैं, ओके।
इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर देखते हो एंटीबॉडीज का, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स रीजन्स रहते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ वेरिएबल रीजन रहते हैं, तो वो वेरिएबल रीजन्स क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेंटेंस आप फिर से पढ़ो। रिसेप्टर एडिटिंग किसको बोलते हैं? इज द प्रोसेस वेयर ए रीअरेंज इम्यूनोग्लोबिन वेरिएबल एच और एल चेन। तो ये देखो ये वेरिएबल रीजन है, और आपको यहाँ पता है दैट इज यहाँ पे एक वेरिएबल और एक रहता है दूसरा, कौन सा रीजन था? वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल रीजन रहते हैं, ठीक है, जो चले जाते हैं किसमें? एक सेकेंडरी रीअरेंजमेंट में। ठीक है, एक सेकेंडरी रीअरेंजमेंट में वो वेरिएबल रीजन चले जाते हैं, सच दैट एन अपस्ट्रीम वी रीजन रिप्लेसेस इट, thereby altering the receptor specificity. फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो रीजन था, सॉरी, ओके, ये जो रीजन था वेरिएबल, ये वेरिएबल रीजन, तो इसमें से एक जो वेरिएबल रीजन है वो क्या हो जाता है? इट गॉट्स रिप्लेस्ड बाय अनदर। ठीक है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा किस तरीके से? इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको। फिर दूसरा कलर मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए। ये देखो, ये जो वेरिएबल रीजन है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। जब ये वेरिएबल रीजन चेंज जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडिटिंग, बोलते हैं एडिटिंग बोलते हैं। जब ये चेंज जाएगा तो पहले ये अगर एक एंटीजन है, ए एंटीजन, इसके साथ बाइंड होता था, ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, ठीक है, दिस आर ए एंटीजन, ओके, ए एंटीजन है, तो ये ए एंटीजन के साथ बाइंड होता था। तो ये जो नया जो रिप्लेस हुआ है, इट बाइंड्स विद द बी एंटीजन। किसके साथ बाइंड होगा? बी एंटीजन के साथ। इसका मतलब ये है कि जो इसकी स्पेसिफिसिटी है इस रीजन की, वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एडिटिंग, बोलते हैं रिसेप्टर एडिटिंग बोलते हैं। तो ये अगर चेंज हो गया तो हमारे सेल्स के अगेंस्ट ये सेल्फ टॉलरेंस नहीं कर पाएगा, और हमारे खुद के सेल्स के अगेंस्ट वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, so it leads to a BCR or TCR with new specificity that often lacks autoreactivity। तो एक नया BCR रीजन, ठीक है, या TCR रीजन वहां पे डेवलप होगा, जिससे जिसमें मेनली जो ऑटो रिएक्टिविटी है या खुद के सेल्स के आगे जो ऑटो रिएक्शन दिखाने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है? वो लॉस हो जाती है, उसमें होती ही नहीं है। ओके, तो ये तीन प्रोसेस हो गए जिसके थ्रू हम सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन कर सकते हैं। चौथा है डिलीशन। ठीक है, so deletion is the mechanism by which autoreactive B and T cells are eliminated from the repertoire। ठीक है, तो डिलीशन क्या है? डायरेक्टली जो बी सेल्स और टी सेल्स है जो ऑटो रिएक्टिव है, जो हमारे खुद के सेल्स के अगेंस्ट रिएक्शन शो करते हैं, उनको डायरेक्टली जो जहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे, चाहे बी सेल्स, चाहे वो थाइमस में हो, चाहे वो बोन मेरो में हो, तो उनको डायरेक्टली एलिमिनेट किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो ऑटो रिएक्टिव है, ठीक है, जो नॉर्मल है उनको नहीं, जो ऑटो रिएक्टिव है उनको डिलीट किया जाता है, या उनको वहां से हटाया जाता है, या डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये जो कुछ चार मैकेनिज्म्स हैं, एनर्जी है, रिसेप्टर एडिटिंग है, देन सप्रेसर टी सेल्स है, और डिलीशन है, तो इन मैकेनिज्म्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो सेल्फ टॉलरेंस है वो मेंटेन रहता है। ओके, देन जो नेक्स्ट है इसी में, नेक्स्ट वाला क्या है?
तो नेक्स्ट है दैट इज द इम्यूनोलॉजिकल प्रिविलेजेस साइट। ठीक है, कुछ साइट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट। तो ये जो इम्यूनिकली प्रिविलेज साइट्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम अभी। तो ये वो साइट्स होते हैं जो मेनली जहाँ पे हमारे इम्यून सेल्स हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, so the sites in the body that are associated with isolation from the immune system are called immunologically privileged sites। तो वो sites जो मेनली आइसोलेट रहते हैं किससे, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ, तो उस उनको हम क्या बोलते हैं, these those sites are called immunologically privileged साइट्स। ठीक है, जहां पे हमारे इम्यून सिस्टम है वो उसके साथ एसोसिएट नहीं हो पाता है, और वो जो साइट्स है जो आइसोलेट रहता है हमारे इम्यून सिस्टम से, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट। जैसे कि जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल है, ठीक है, तो वहां पे उन साइट्स को हम इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट बोलेंगे। कॉर्निया, ठीक है, तो कॉर्निया में जो इम्यून सिस्टम है वो नहीं पहुंच पाता है। जो एंटीरियर चेंबर ऑफ आई है वहां पे इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडीज नहीं पहुंच पाते। जो ब्रेन है वहां पे एंटीबॉडीज नहीं पहुंच पाते। जो यूटेराइन इन्वायरमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहां पे जो एंटीबॉडीज है वो नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो उन साइट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट्स। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। पहले हमने कहा कि लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस का। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी किस वजह से होती है, लॉस ऑफ जो सेल्फ टॉलरेंस, जब हमारे खुद के टी सेल्स और बी सेल्स हमारे सेल्स के साथ जो नॉर्मल तरीके से वो बिहेव करते हैं उसकी तरह बिहेव नहीं करेंगे, ओवर रिएक्शन करेंगे, तो ऑटो इम्यूनिटी देखने को मिलेगी। और दूसरा है जो ये प्रिविलेज साइट्स रहते हैं, अगर वो प्रिविलेज साइट्स तक पहुंच गए, ठीक है, तो या प्रिविलेज साइट्स तक पहुंच गए, या प्रिविलेज साइट्स में जो सेल्स हैं वो हमारे सर्कुलेशन में एंटर हो गए, तो उस टाइम पे इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, और एंटीबॉडीज उन प्रिविलेज साइट्स के सेल्स को एज ए फॉरेन सेल्स वो डिटेक्ट करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, the fluid in the anterior chamber of the eye contains many anti-inflammatory molecules। तो जो फ्लूइड है कहाँ, जो एंटीरियर चेंबर ऑफ आई में प्रेजेंट है, आपको पता है एंटीरियर चेंबर एक पोस्टीरियर चेंबर रहता है। ओके, तो अगर वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटा इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, तो वो एंटीरियर चेंबर्स में पाए जाते हैं। सो इन एडिशन सेल्स इन द एंटीरियर चेंबर ऑफ आईज एक्सप्रेस अ फास्ट लिगेंड मॉलिक्यूल। दिस इज अ पास, फास, हाँ ये फास है, पास नहीं है, FAS। ठीक है, तो जो एंटीरियर चेंबर है वहां पे कुछ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और साथ साथ में कुछ ऐसे भी सेल्स रहते हैं जो फास्ट लिगेंड मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करते हैं, CD178 उनके उन सेल्स के सरफेस के ऊपर। लाइक इस तरीके से ये अगर सेल्स होंगे तो इस सेल्स के ऊपर कुछ सरफेस रिसेप्टर होगा। सो दिस इज द एंटीरियर आई चेंबर। तो एंटीरियर आई चेंबर्स में क्या रहता है, एंटीरियर आई चेंबर्स में मेनली कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स तो होंगे, मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ सेल्स भी होंगे। ठीक है, इस तरीके से इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स भी और कुछ सेल्स भी, और उनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फास्ट लीगेंड, या कुछ सिग्नल्स हैं फास्ट लीगेंड। ओके, तो ये जो फास्ट लीगेंड है वो क्या करता है, अब देखो, जो फास्ट लिगेंड है, व्हेन फास्ट लिगेंड बाइंड्स टू फास्ट CD95 रिसेप्टर ऑन एक्टिवेटेड टी सेल, तो यहाँ पे टी सेल्स है, ये टी सेल्स है, टी सेल्स के ऊपर क्या होगा, फास्ट रिसेप्टर होगा। दिस इज द फास्ट रिसेप्टर, फास्ट रिसेप्टर, और यहाँ पे क्या है, फास्ट लिगेंड। लिगेंड मींस एंटीजन। तो यहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं उनमें फास्ट लिगेंड है, और जो टी सेल्स है, दिस इज द टी सेल, तो उसके ऊपर फास्ट रिसेप्टर प्रेजेंट। अगर ये बाई चांस इस एंटीरियर चेंबर में घुस भी गया तो क्या होगा, इस रिसेप्टर और इस एंटीजन के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन से क्या होता है, जो टी सेल से उनकी डेथ हो जाती है, या उनका एपोप्टोसिस जिसको हम बोलते हैं, एपोप्टोसिस वो हो जाता है। तो जो टी सेल्स है वो अंदर आने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और खुद ही मर जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, so when fast ligand binds to fast on activated T cell, those T cell undergoes an apoptotic death। उनकी मौत हो जाती है टी सेल्स की, अगर वो अंदर घुस भी गए तो।
So thus cells in the anterior chamber can protect themselves by killing autoreactive T cells, जिसको हमने क्या कहा था, T डिलीशन कहा था। तो अगर वो गलती से उन प्रिविलेज साइट्स में पहुंच भी गए तो क्या होगा, तो वो उनकी खुद की मौत हो जाती है। जो हमारे सेल्स प्रेजेंट है वो उस टी सेल्स को क्या कर देगा, उन उसकी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, वो गलती से पहुंच भी गया वहां पे तो वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बाय बाइंडिंग विद द फास्ट एंड फास्ट लिगेंड। ओके, सो द दूसरा है द ब्लड बैरियर ब्रेन बैरियर कंसिस्ट ऑफ डिफेंस tightly packed vascular endothelium that limits the flow of cells and large molecules from the vasculature into the brain। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, दूसरा देखो था, हमने यहाँ पे लिखा था टेस्टिकुलर ट्यूब, कॉर्निया एंड हमने ब्रेन भी लिखा था। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो ब्रेन है, तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें एंडोथीलियम रहता है, वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। अगर हम यहाँ बनाएंगे इस तरीके से, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। ठीक है, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने के वजह से क्या होता है, टाइटली पैक्ड होने के वजह से जो इम्यून सेल्स हैं वो, या जो भी बी सेल्स या टी सेल्स है, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। देखो, tightly packed vascular endothelium that limits the flow of cells and large molecules from the vasculature into the brain। तो जो ये सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज या बी सेल्स या टी सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वो उनको यहाँ से गुजरने नहीं देता है, उनको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो उनका साइज क्या है, लार्ज साइज है, तो वो सिर्फ ब्लड को ही एंटर होने देगा और जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपका इम्यून सेल्स आते हैं, एंटीबॉडीज आते हैं, तो वो उस एंडोथीलियल सेल्स को जो कंपैक्ट है उसको पार नहीं कर पाता है एंड दे विल नॉट एंटर द ब्रेन। तो इससे क्या होता है, दस दिस डिक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू इन्फिल्ट्रेट द ब्रेन। तो इस एबिलिटी से, इस टाइटली पैक्ड वेस्कुलर एंडोथीलियम से क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है उनकी एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कि वो ब्रेन को इन्फिल्ट्रेट करे या ब्रेन तक वो पहुंच पाए। ओके, then molecules may also sometimes possess a type of immunologically privileged site। तो कुछ मॉलिक्यूल्स है, कभी कभार कुछ मॉलिक्यूल्स, तो वो कुछ एक प्रिविलेज साइट जैसा कुछ उनके पास एक मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, सो समटाइम्स possess a type of immunologically privileged site, जैसे कि the three dimensional configuration of some molecule में shelter epitopes in the anterior form contact with the immune system। जैसे कि ये है, ये एक सेल है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, या कुछ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि जो एपिटोप्स है वो अंदर की तरफ रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एपिटोप या एंटीजन जिसको हम बोलेंगे, तो वो एंटीजन तो इनके पास प्रेजेंट है, तो बट वो एंटीजन कहाँ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अंदर की तरफ होने के वजह से जो हमारा इम्यून सेल्स है या जो एंटीबॉडीज है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने लिए एक प्रिविलेज साइट बना रहे हैं खुद। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इम्यून सेल्स है वो उन जगहों तक नहीं पहुंच रहे। उनका जो डायमेंशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे जो इम्यून सेल्स है वो, जो एंटीबॉडीज है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। ओके, तो ये एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे कुछ सेल्स हैं वो वहां वहां तक हमारे इम्यून सेल्स नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, सो इट इफ द मॉलिक्यूल इज अल्टर्ड बाय डीनेचुरेशन, अगर देखो इसी मॉलिक्यूल का क्या हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। डीनेचुरेशन आपको पता है ओपन होना। ठीक है, जो भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होगा, देन प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अगर देखो ये खुल गए, तो खुलने से क्या होगा, इसको मैं इसी कलर में बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये खुल गए इस तरीके से, ये खुल गए इस तरीके से, इनका जो डीनेचुरेशन हो गया। तो डीनेचुरेशन होने की वजह से क्या होता है, डीनेचुरेशन होने की वजह से जो एंटीजेंस पहले अंदर की तरफ थे अब वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो जिससे क्या होगा, जो इम्यून सेल्स हैं उनके लिए एक इजी टारगेट मिल जाएगा कि अब वो उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो इसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, या एंटीबॉडीज है इसके साथ
इस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। पहले यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पे वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं ड्यू टू द डीनेचुरेशन या क्लीवेज की वजह से। ओके, तो ये जो एंटीजन जब एक्सपोज हो गए, तो एक्सपोज होने से क्या होता है, जो एंटीबॉडीज है उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने की वजह से वहां पे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो उन एपिटॉप्स को जो यहाँ प्रेजेंट थे, उन एपिटॉप्स को मेनली हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टिक एपिटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टिक एपिटॉप्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिप्टिक एपिटॉप्स। जैसे कि इसका एग्जांपल उन्होंने दिया है रिमेटॉइड फैक्टर। तो रिमेटॉइड फैक्टर नॉर्मली क्या रहता है, अंदर की तरफ वो इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, बट जब डीनेचुरेशन होता है तो वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, और फिर हमारा इम्यून सेल से उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टिक एपिटोप्स बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है, रिमेटॉइड फैक्टर है। ओके, तो the binding of immunoglobulin G molecules trigger conformational change in their Fc region that expose hidden site। तो क्या होगा, जो एंटी बॉडी है इम्यूनोग्लोबिन जी, वो जब जो ये मॉलिक्यूल्स है, इट ट्रिगर्स कन्फर्मेशनल चेंज। वो क्या करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज करेगा किसमें, उनके एफसी रीजन में। ठीक है, एफसी रीजन में ये एंटीबॉडी आपको पता है, और ये क्या है, दीज आर द एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी दैट एक्सपोज हिडन साइट्स। ठीक है, तो ये जो इसमें कंफर्मेशन चेंज आ गया, तो उससे क्या होता है, जो हिडन साइट्स है वो एक्सपोज हो जाएंगे। ओके, सम ऑफ विच फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ कंप्लीमेंट और एफई रिसेप्टर्स, एंड some of which expose cryptic carbohydrate structures that can recognized and bound by immunoglobulin M antibodies। तो उससे क्या होता है, जब इसका एफसी रीजन एक्सपोज एफसी रीजन में कुछ कंफर्मेशनल चेंज आ जाएंगे, तो वो एक्सपोज करेगा किसको, जो हिडन साइट्स है। देखो यहाँ पे जो हिडन साइट्स है उसको एक्सपोज करेगा। ठीक है, किसके, जो क्रिप्टिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स हैं, या इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम भी यहाँ पे आके बाइंड हो सकता है, जो ये एक्सपोज हुए हैं उन एंटीजेंस पे। ओके, या और एफ ई रिसेप्टर, या जो एफ ई रिसेप्टर है, एफ ई नहीं, यहाँ पे एफ सी रिसेप्टर आएगा, एफ सी रिसेप्टर्स हैं, एंड सम ऑफ विच एक्सपोज क्रिप्टिक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय आईजीएम एंटीबॉडीज। तो कुछ क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट क्रिप्टिक स्ट्रक कार्बोहाइड्रेट से उनको एक्सपोज कर देगा, जिसपे आके हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन एम है वो बाइंड हो जाएगा। ओके, सो इम्यूनोग्लोबिन एम antibodies direct at the cryptic, जिसको क्लियर कर देते हैं हम। तो immunoglobulin antibodies direct it at the cryptic carbohydrate structure on antigen bound immunoglobulin G, and molecules are called rheumatoid factors। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इम्यूनोग्लोबिन जी है। इम्यूनोग्लोबिन जी जब जैसे ही बाइंड होगा, तो ये जो क्रिप्टिक कार्बोहाइड्रेट्स है वो यहाँ बाइंड हो जाएंगे। जिससे क्रिप्टिक कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे बाइंड होगा किसके साथ, इम्यूनोग्लोबिन जी के साथ। तो जो इम्यूनोग्लोबिन एम है वो भी इस कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसके साथ ये बाइंड हो जाएगा लाइक दिस। ओके, तो इन क्रिप्टिक फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, रिमोटॉइड फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमोटॉइड फैक्टर। सो द बाइंडिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी टू इम्यूनोग्लोबिन ई ऑगमेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो ये क्या करता है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होंगे। सो the presence of rheumatoid factor is associated with several inflammatory autoimmune disease। तो अगर rheumatoid factor अगर आपके बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो वो बहुत सारे इन्फ्लामेटरी इम्यून डिजीज को वो डेवलप कर सकता है आपकी बॉडी में। ओके, तो ये जो दो मैकेनिज्म है, अगर ये डिस्टर्ब हो गए, तो क्या होगा, आपके बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होगा। तो कौन से दो वो थे मैकेनिज्म से, तो पहले हमारा मैकेनिज्म था दैट इज सेल्फ टॉलरेंस, और दूसरा हमारा मैकेनिज्म था दैट इज यही, क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनोलॉजिकली इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रिविलेजेड साइट्स। ठीक है,
अगर सेल्फ टॉलरेंस लॉस हो गया तो ऑटो इम्यूनिटी होगी, एआई, ठीक है, अगर ये लॉस हो गया, या इम्यूनोलॉजिकल प्रिविलेज साइट्स अगर एक्सपोज हो गए एंटीबॉडीज के लिए, किसके लिए, एंटीबॉडीज के लिए एक्सपोज हो गए, तो वहां पे आपको ऑटो इम्यूनिटी देखने को मिल सकता है। तो ये दो चीजें हैं जो आपके ऑटो इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। यस, क्या बोलते हैं उसको, ऑटो इम्यूनिटी आपके बॉडी में होने नहीं देता। अगर ये दोनों डिस्टर्ब हो गए तो आपके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी देखी जा सकती है, या आपके बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शंस देखने को मिल सकता है। तो मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो ऑटो इम्यूनिटी किस किस वजह से होता है। सबसे पहले है सिक्वेस्ट्रेड एंटीजन, ओके। तो कुछ एंटीजेंस रहते हैं, दे आर लोकेटेड इन क्लोज एनाटॉमिकल साइट्स एंड आर नॉट एक्सेसिबल टू इम्यून सिस्टम, दे आर कॉल्ड हिडन एंटीजेंस और सिक्वेस्टेटेड एंटीजन। जो अभी हमने कहा कि क्या होता है, कुछ साइट्स देते हैं, सिक्वेस्ट्रेट साइट्स जिसको बोलते हैं, जिसको हमने अभी कहा था, आपको क्या कहा था, दैट इज इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट्स। तो वहां पे कभी एंटीबॉडीज पहुंचे ही नहीं। ये है फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर ब्रेन, या दिस इज आवर लेंस, ठीक है। तो ये जो लेंस है या जो ब्रेन है, वहां पे आज तक क्या हुआ, कोई एंटीबॉडी वहां पे नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर सेल्स रहते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, सेल्स होगा, ठीक है। तो वो सेल्स कभी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं हुए, या जो ये सेल्स हैं ये कभी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं हुए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में बच्चे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे जिसके साथ आप खेलते हो, वो तो आपको पता है कि ये हमारे क्लास के बच्चे हैं या हमारे गांव के बच्चे, बट कुछ बच्चे हैं जो बचपन से ही घर में रहे होंगे, कभी बाहर खेलने के लिए नहीं आए, वो घर में ही रहे, वो मतलब चार दीवारी में ही रहे, और आपको नहीं पता है कि वहां पे कुछ बच्चे हैं। तो सडनली वो बाहर आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद, या कुछ सालों के, महीनों के बाद, या कुछ सालों के बाद। तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, कि अगर वो बोलेगा कि मैं आपके ही गांव का लड़का हूं, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा तो है नहीं, मैं पूरे अपने गांव के बच्चों को जानता हूं। तो आप ये रिएक्शन दोगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वैसे ही जो एंटीबॉडीज हैं, वो कभी उसके इस सेल्स के अंदर, इस टिश्यूज के अंदर आ नहीं पाए, तो उसको नहीं पता है कि ये जो इसके अंदर जो सेल्स है वो भी हमारे ही सेल्स हैं, ठीक है, इनके साथ कभी इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ। बट सडनली जब वो कभी किसी रीजन की वजह से अगर वो सेल्स बाहर आ गए, तो जो एंटीबॉडीज है उसको, उस एंटीबॉडीज को या उस एंटीजेंस को या उस सेल्स को अपने सेल्स की तरह कंसिडर नहीं करेगा। उसको लगेगा कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। जैसे ही वो उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करेगा, तो उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, करेगा ही करेगा, ओके। तो एक ये रीजन है ऑटोइम्यूनिटी डेवलप होने की, कि देखो कुछ जो सेल एंटीजेंस है, दे आर लोकेटेड इन क्लोज एनाटॉमिकल साइट, जो हमने अभी ऊपर जो डिस्कस किया था, दैट इज ब्रेन है, या जो टेस्टिकल्स हैं, या जो लेंस है। तो वहां पे कुछ सेल्स रहते हैं या एंटीजेंस रहते हैं जो उन एनाटॉमिकल साइट्स में रहते हैं, जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम एक्सेसिबल नहीं है, ओके। तो उन साइट्स को हम क्या बोलते हैं, उन एंटीजेंस को हम क्या बोलते हैं, हिडन एंटीजेंस बोलते हैं, या उस एंटीजेंस को हम सिक्वेस्ट्रेड एंटीजेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, लेंस प्रोटीन ऑफ आई इज इनक्लोज्ड इन इट्स कैप्सूल एंड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस अगेंस्ट दिस। तो जो ये लेंस टिश्यू है, तो वो मेनली क्या रहता है, जो लेंस टिश्यू प्रोटीन है जो आई में कैप्सूल्स में इनक्लोज रहता है, ठीक है। सो दिस लेंस प्रोटीन ऑफ द आई इज इनक्लोज इन द कैप्सूल, वो कैप्सूल में इनक्लोज रहते हैं। एंड immunological tolerance against the antigen is not established during the fetal life, ठीक है। तो वो जो immunological tolerance है वो डेवलप नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि against this antigen is not established during fetal life। तो फिटल लाइफ में या फिटल्स टाइप में क्या होता है, हमारे जितने भी सेल्स है वो एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट करता है, ताकि एंटीबॉडीज को बता सके कि ये हमारा सेल है, हमारा एंटीजन है, इसके अगेंस्ट तुमको रिएक्शन नहीं करना है। बट जो लेंस है, अब मैंने आपको बताया कि लेंस है, तो लेंस में क्या रहता है, लेंस में ये जो सेल्स है या जो प्रोटीन्स है जिसको हम लेंस प्रोटीन बोलते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लेंस, ठीक है।
तो जो चेम्बर है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो एंटीबॉडीज हैं वो उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता, उनके साथ मिल नहीं पाता है, तो एंटीबॉडी उसके साथ नहीं मिल पाता, तो एंटीबॉडी को पता नहीं चलता है कि हमारे सेल्स है कि नहीं है, तो वो चला जाता है वहां से। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये इनक्लोज था, वो चला जाता है, तो क्योंकि अब वो अंदर तो नहीं जा सकता, अगर वो अंदर गया भी तो वो खुद की मौत को दावत दे रहा है, क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी कहा कि वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो टी सेल्स का डिस्ट्रक्शन करता है। ओके, तो वो अंदर तो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज बाहर बाहर से वापस आ जाते हैं, इनके साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होता, तो इनको पता नहीं है कि ये जो इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो हमारे खुद के ही सेल्स है, हमारे बॉडी के सेल्स है। तो क्या होता है नेक्स्ट, so the antigen is not established during the fetal life. So following cataract surgery or penetrating injury, which it leaks out in blood circulation, it may induce an immune response causing damage to the lens of the other eye. तो अब क्या होता है, अब जब हम कोई सर्जरी करते हैं कैटरैक्ट की, तो ये हमारे सेल्स खुद के प्रोटीन से जो आज तक कभी किसी एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो वो रप्चर हो जाते हैं। लेंस रप्चर हो गया क्योंकि हमने कैटरैक्ट का क्या किया, ऑपरेशन किया, तो ये जो प्रोटीन से वो बाहर आ जाते हैं और सर्कुलेशन में एंटर हो जाएंगे। तो ये सर्कुलेशन में एंटर हो गए, तो आपको पता है सर्कुलेशन में क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो जो एंटीबॉडीज है, अब इस प्रोटीन को जिसको आज तक उसने कभी नहीं देखा, तो उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल वो क्या करेगा, वो फॉरेन पार्टिकल उसको कंसिडर करेगा, एंड वहां पे वो इम्यून रिस्पॉन्स देगा। कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स देगा, बाय कॉजिंग डैमेज टू द लेंस ऑफ द अदर आई। तो वो जो दूसरा लेंस है हमारे आईज के, उसके अगेंस्ट अब उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, तो अब हमारा जो दूसरा लेंस है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि अब वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है। ओके, तो ये एक रीजन है जिससे ऑटोइम्यूनिटी डेवलप होती है। उसके बाद दूसरा है स्पर्मेटोजोआ का उन्होंने एग्जांपल दिया है, एज स्पर्मेटोजोआ डेवलप्स ओनली विद प्यूबर्टी द टॉलरेंस इज नॉट एस्टेब्लिश। तो जो ये स्पर्मेटोजोआ है वो कब डेवलप होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है आपको पता है, आफ्टर प्यूबर्टी, 15 साल के बाद। अगर हम मेल की बात करेंगे तो 15 साल के बाद जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी के बाद डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, द टॉलरेंस इज नॉट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग डेवलप फीटल लाइफ। तो जो टॉलरेंस बचपन में होना चाहिए था फीटल लाइफ में, वो नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट 15 साल के बाद हो रहा है, तो बट जो इम्यून सेल्स है वो 15 साल से पहले फॉर्म होता है। ओके, तो